1000% आपके ये एमसीक्यू में आएगा। हर साल रिपीट हुआ, इस बार भी आएगा ही आएगा। यही आपका बस बेसिक और स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम मार्क्स में आ जाता है सेम क्वेश्चन, और बेसिक्स वालों के वही सेम क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मार्क्स में आ जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया तो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके इस बार आएंगे ही आएंगे, वो भी एज इट इज उठ के आएंगे क्वेश्चन, वो मैं लेकर आया, वो भी हर चैप्टर के। ये बहुत बड़ी न्यूज है, हर चैप्टर के चैप्टर वाइज लेकर आया हूं, और मैं ही बताऊंगा कि आपको कितने कितने मार्क्स के कौन सा वो क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को ऑन कर लिया तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पर स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर से। देखो ये इस चैप्टर से आपको पूरा 6 नंबर का आ रहा है, इतना आपको पता है। ये आपके नंबर सिस्टम का एक आपका ये चैप्टर है, इसके अंदर 6 नंबर का आ रहा है, आपको इतना पता है। अब वो 6 नंबर के अंदर से क्या चीज आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ये एग्जाम्पल नंबर 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, अभी लिख लो। नोटबुक लेके बैठना, पेन लेके बैठना, जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सब नोट डाउन करते जाना। नोटबुक में लिखो नंबर 1 और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखो, और उसके सामने लिख दो एमसीक्यू। एमसीक्यू में 100 नहीं 1000% आपके ये एमसीक्यू में आएगा। हर साल रिपीट हुआ, इस बार भी आएगा ही आएगा। वो भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे सकता है एज इट इज कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इधर सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन इधर आपको नंबर बस चेंज कर देगा, डिजिट्स आपके चेंज हो जाएंगे, बाकी पूरा क्वेश्चन आपका सेम पूछा रहेगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल देख लेना। बाकी बात रही इस पीडीएफ की लिंक की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को प्लीज पूरी चेकआउट कर लेना। वहां से आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप एक बार देख लेना, प्रैक्टिस करके चल जाना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरे को इस चैप्टर से एक और जो आपका 6 नंबर का आ रहा है ना इस चैप्टर से, जो एक और मुझे क्वेश्चन दिखा है जो कि आपके 3 और 2 नंबर में से किसी एक में आ सकता है, वो है यहाँ पर प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। जी हाँ गाइस, ये आपका अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड वाले बच्चों की, तो यही सेम डिट्टो एज इट इज क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आएगा, शर्त लगा लो। मैंने अभी कल ही वीडियो अपलोड करी है, कल आपने देखा होगा, मैंने उस वीडियो पेपर लीक करा था स्टैंडर्ड वालों का, उसमें बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा था। और मैंने अभी 2 दिन पहले एक और वीडियो अपलोड करी थी बेसिक्स वालों के लिए, उसमें डिट्टो यही क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा था। तो यही आपका बस बेसिक और स्टैंडर्ड का डिफरेंस होता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा कम मार्क्स में आ जाता है सेम क्वेश्चन, और बेसिक्स वालों के वही सेम क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा मार्क्स में आ जाता है। बाकी क्वेश्चन रहते हैं दोनों के अंदर सेम ही बहुत हद तक। ठीक है, बहुत हद तक, सारे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत हद तक सेम रहते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन टिक लगा लो इस चैप्टर से, 3 नंबर में आपके बेसिक्स वालों के लिए 3 नंबर में आएगा, स्टैंडर्ड वालों के लिए 2 नंबर में आएगा। अभी लिखते जाओ नोटबुक में लिखते जाओ, मैंने सारी रिसर्च करके आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, बाकी बात रही एक और फॉर्मूले की, क्योंकि 6 नंबर का है तो 3 नंबर का वो हो गया क्वेश्चन, 1 नंबर का एमसीक्यू हो गया, अब 2 नंबर का ये आपका आ जाएगा इस फॉर्मूले पे बेस्ड। अभी फॉर्मूला क्या है, ये रिलेशनशिप आपको बताता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट चैप्टर में कि जो एलसीएम जो आपका किसी भी नंबर का आता है और किसी भी नंबर का एचसीएफ आता है, उन दोनों का अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया और वही दोनों सेम नंबर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने वन शॉट बना रखी है फर्स्ट चैप्टर की एक वीडियो, प्लेलिस्ट में जाके उसको वन शॉट देख लोगे ना, पूरा आपका खत्म हो जाएगा इस चैप्टर से पूरा डाउट ही। ठीक है, मैंने उसमें सारे वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। ठीक है, तो वो देख लेना। तो आपको जो 2 नंबर का बचा वो इसी टॉपिक से आएगा। ठीक है, वो इसी टॉपिक से आएगा, यही आपका फॉर्मूला लगेगा। उसमें आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा कि गिवन एचसीएफ इज दिस, आपको एचसीएफ दे रखा होगा, आपको एलसीएम बताना है इस नंबर का। तो कुछ नहीं करना, आपको ये मेथड लगा देना, आपका पूरा वो एलसीएम भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है। बाकी इतना ही था इस चैप्टर से, 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर के मैंने पूरा बता दिया। अगला देख लो यहाँ पर यूनिट 2 जो कि आपका अलजेब्रा है, जिसके अंदर पहला जो इसका पार्ट है वो है पॉलिनोमियल्स। अब देखो पॉलिनोमियल्स के अंदर आपको क्वेश्चन पता हो या ना हो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है, इनके बीच के रिलेशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता ना, तो मैं कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। ठीक है, और दूसरा पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं पता ये सब चीजें भी, तो मैंने वन शॉट इसकी भी बना रखी है, तो इसकी भी मेरी प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करके इसकी वन शॉट देख लेना। 10 नहीं 15 या 20 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, तो वहां से देख लेना।
तो अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पूरा चैप्टर ही नहीं पता, क्योंकि इस चैप्टर में यही है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, इसी के ऊपर आपका पूरा चैप्टर देखो बेस्ड है। अगर मैं आपको इस चैप्टर से अगर कोई इंपॉर्टेंट अगर चीज बताऊं जो कि आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, वो है एक तो ये वाला, ये क्वेश्चन देख लो, फर्स्ट ही क्वेश्चन, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये आपके एमसीक्यू में आएगा, अभी लिख लो, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, आपके एमसीक्यू में आएगा। अगर आप बेसिक वाले बच्चे हो तो 100% आएगा, और अगर आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो तो आपका मैं कह नहीं सकता गारंटेड कि आएगा ही आएगा, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ लेगा, हो सके तो दोनों में से कोई एक चीज ही पूछ सकता है आपको एमसीक्यू में, अदरवाइज दोनों पूछ के आपको दो दो ऑप्शन ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू में आ जाएगा। दूसरा मैं अगर आपको एक क्वेश्चन और सजेस्ट करूं तो वो है ये वाला, देख लो, ये जो ग्राफ वाला ना, ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन प्लीज एक बार देख के चल जाना। अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन कैसे आप इसको लिख के आओगे, कैसे इसको आंसर आप लिखोगे इसका, तो उसके लिए भी टेंशन मत लेना, वन शॉट बना रखी है ना सेकंड चैप्टर की, भाई देख लो जाके, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उस पर विजिट कर लो, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है भाई साहब। ये पूरा मैंने बिल्कुल आपको एक तो शॉर्ट ट्रिक से मैंने बिल्कुल आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे इन चीजों को, ठीक है। तो इसका देख लेना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। बाकी ग्राफ वाला ये एक क्वेश्चन आपका आएगा, वो भी 2 नंबर में आ सकता है, और बाकी एमसीक्यूज में तो इस चैप्टर से एक ही आता है, एक के अलावा और कुछ नहीं आता, ठीक है। ज्यादा नहीं है इस चैप्टर से, इतना ही आपके आएंगे। बस आपको पता है कि आपको अल्फा और बीटा किस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अगर आपको इतना ही पता है ना तो ये पूरा चैप्टर आप कवर कर लोगे, क्योंकि पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों पे बेस्ड है, अल्फा और बीटा के ऊपर, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है, मैथ्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके अंदर जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही होनी चाहिए वो है ये टेबल। भाई टेबल रट लो, देख लो भाई, रट लो, रट लो, याद कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन इस टेबल को प्लीज अच्छे तरीके से पढ़ लो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से लाइंस का क्या वैल्यू होता है, ठीक है। अगर आपके यहाँ, अगर आपने तो वैसे तो पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, आप 1 साल से तो पढ़ ही रहे हो एनसीईआरटी, उसमें तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि अगर आपके कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका यूनिक सोल्यूशन होगा, कोई लाइन अगर एक के ऊपर एक है तो उसके क्या इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, और जब कोई लाइन 2 पैरेलल है तो इनके नो सॉल्यूशंस होंगे। ये सब आपको पता ही है, और यही सब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ज्यादा घुमा फिरा के आपको नहीं देगा इस चैप्टर से। अगर आपको ये सब पता है ना लाइंस के ऊपर, तो इस पे से इस लाइन वाले क्वेश्चन पे एक बात लिख लो, आपका 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, ये अभी लिख लो। बेसिक्स वाले हो तो 2 नंबर का आपका आएगा, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपका ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, 1 मार्क में भी आपका आ सकता है, ठीक है। और वो कौन सा क्वेश्चन आएगा देख लो, यही नीचे वाला एक क्वेश्चन देख लो, चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन पूछ देगा आपका 2 नंबर में। बेसिक्स वालों की बात कर रहा हूं, अगर आप बेसिक्स वाले हो तो 2 नंबर में आपका डिट्टो यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपको इधर कंसिस्टेंट और नॉट दे रखा है ना, नॉट की जगह आपको बोल देगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। आपको बस इतना सा दे देगा, बस बाकी पूरा स्टेटमेंट सब सेम होगा, थोड़ा सा इसमें एक शब्द बदल देगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इतना आपको पूछने को बोलेगा, ठीक है। अब आपको अपने तरफ से आपको देखना है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इस लाइन को आप डिवाइड करके देख लेना, काट के देख लेना अपॉन में, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सब तो आपको आता ही होगा। इस चैप्टर बस इतना ही था, बाकी और कुछ इस चैप्टर से नहीं आता है। हाँ, अगर इसका आपको कुछ और प्रैक्टिस करनी है तो एक दो वर्ड प्रॉब्लम देख लेना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन देख लेना कि वर्ड प्रॉब्लम टाइप आपके क्वेश्चन बनकर आएगा इस चैप्टर से, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये 1 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है, 2 नंबर में आएगा। अगर आप बेसिक्स वाले हो तो आपका 2 नंबर में इस पे से एक वर्ड प्रॉब्लम बन के आ सकता है। अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपका 3 नंबर का बन के आएगा, वो भी एक बिल्कुल ही टफ सा एक वर्ड प्रॉब्लम दे देगा और वो आपको करना होगा सॉल्व, ठीक है। तो इस चैप्टर से बस इतना ही था, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी एक मेथड आपको बताना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको नहीं पता इस चैप्टर से तो आपका वर्ड प्रॉब्लम बनेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने भी आपके वर्ड्स प्रॉब्लम है ना वो सब इसी मेथड पे, एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। ये 2-3 आपको मेथड्स पता होने चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड किसे कहते हैं, ठीक है। ये दोनों मेथड पढ़ लेना इस चैप्टर से, और बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बाकी बात करते हैं हम सी की, अपने पार्ट सी की, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इस चैप्टर से तो भाई अभी लिख लो, अभी लिख लो, आपके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, आपके वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। अगर आप बेसिक्स वाले हो या फिर आप हो स्टैंडर्ड वाले, किसी भी आप मैथ्स के वाले हो, लेकिन आपने अगर ये चैप्टर से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम है। अगर आपको कुछ तैयारी करके जानी है इस चैप्टर से तो वर्ड प्रॉब्लम करके जाना, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपका वर्ड प्रॉब्लम ही बन के आएंगे, और इस चैप्टर से एक और चीज बन के आ सकता है, वो मैं यहाँ आपको एक दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने देखा था यहाँ पर, जो सबसे मेरे को अच्छा लगा था, जिसपे आपका एमसीक्यू बन के आ सकता है, और वो है ये रहा।
देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, भाई साहब लिख लो, अभी लिख लो, 100 नहीं 1000% भाई, 1000% है कि ये आपका क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में आएगा, बिल्कुल एमसीक्यू में आएगा, चाहे आप बेसिक्स वाले हो चाहे आप स्टैंडर्ड वाले हो, यही सेम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएगा, क्योंकि ये आपका एमसीक्यू के लिए बहुत ही परफेक्ट बैठता है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर का अगर आपको कुछ पढ़ना ही है तो मैंने बोल दिया वर्ड्स प्रॉब्लम इस बार एक दो प्लीज प्रैक्टिस करके चल जाना। और बाकी आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए इस चैप्टर से। पहला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा जो आपका है फॉर्मूला वो है डी का फॉर्मूला, मतलब डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इन्हीं दोनों पे आपको वर्ड प्रॉब्लम बन के आएंगे, अगर वर्ड प्रॉब्लम आएगा तो इन दोनों का जरूर काम आएगा। ठीक है, उसमें तो ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी का फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको बस 2-3 फॉर्मूले पता होने चाहिए। बाकी इस चैप्टर से एक दो वर्ड प्रॉब्लम प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर। बात करते हैं अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 की, जो कि आपका पार्ट डी है अलजेब्रा का। ठीक है, इसके अंदर तो भाई क्या मैं बताऊं, इसके अंदर आपका किसी भी साल कोई सेम क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता, सेम क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होता। बस आपको बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, एक तो an का फॉर्मूला क्या होता है, एक आपका sn का फॉर्मूला क्या होता है। बस ये अगर दो चीज आपको पता है ना, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए पूरा कर दोगे, बिल्कुल आराम से कर दोगे। लेकिन लेकिन अगर आपको फिर भी अगर एक या दो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे सजेस्ट करूं जो कि आप करके जाओगे तो आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, वो है देख लो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिख रहा है ना, विच टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 18 इज 78। भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, अगर आपके एमसीक्यू में पूछ देता तो इस टाइप का आपका एमसीक्यू भी आ सकता है, अदरवाइज 2 नंबर में आपका ये आ सकता है। ठीक है, बेसिक्स वाले हो तो आपके बेसिक्स में तो ये क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज उठ के आएगा। स्टैंडर्ड वाले हो तो आपको बस फॉर्मूले पता होने चाहिए कि एन कैसे निकालते हैं, एसएन कैसे निकालते हैं, बाकी और कुछ नहीं है भाई, बाकी और कुछ नहीं है, आपको सब हो जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता है। ठीक है, बाकी यहाँ देख लो यूनिट 3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कुछ नहीं, आपको खुद ही पता है। इसके अंदर 2 या 3 फॉर्मूले हैं, पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा आपको बताता हूँ एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला देखो यहाँ दे तो नहीं रखा है, वैसे एक मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको पता तो होगा, आपने पढ़ रखा होगा स्कूल में। बाकी उसका तो ज्यादा काम नहीं होता, मिड पॉइंट का ज्यादा काम नहीं होता, जिसका ज्यादा काम होता है वो है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। उसमें से भी जिसका सबसे ज्यादा काम होता है वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूले पे आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा, लिख लो अभी लिख लो। अगर आप बेसिक्स वाले हो चाहे आप स्टैंडर्ड वाले क्यों ना हो, आपका 3 नंबर में एक आपका इस चैप्टर से आएगा और एक आपका एमसीक्यू आएगा, चाहे आप बेसिक्स वाले हो चाहे आप स्टैंडर्ड वाले हो। 3 नंबर का एक आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, और अगर थोड़ा सा और पेपर टफ सा आ जाए ना, चाहे बेसिक्स वाले हो चाहे स्टैंडर्ड वाले हो, तो इस पे से एक आपका केस बेस्ड भी 4 नंबर का आ जाएगा, क्योंकि आपके पिछले 2-3 साल में रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसा अंदर से लग रहा है कि हाँ इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो देखो 3 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर, मतलब इस चैप्टर से आपको पूरे 8 नंबर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि आएगा ही आएगा। और कैसा आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो आपको जो केस बेस्ड आएगा ना, उसमें ज्यादातर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादातर केस बेस्ड में ऐसा ही होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करना होता है। बाकी आपको कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और इसे एक्सपेंड कर देगा, बाकी रहेगा यही कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए और बी। ठीक है, यहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो यहाँ से आपको ये बिल्कुल 3 नंबर के एज इट इज उठ के आएगा। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख लेना। और ये देखो पूरा परफेक्ट है 3 नंबर के लायक। ठीक है, पूरा 3 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन है, और भी है थोड़ा सा नीचे देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में एज इट इज इस चैप्टर से उठ के आ जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये प्रैक्टिस कर लेना इस क्वेश्चन की, और बाकी केस बेस्ड तो आ सकता है, मैं ऐसा कहूंगा नहीं कि आएगा ही, लेकिन केस बेस्ड आ सकता है। ठीक है, यहाँ देख लो यूनिट 4 आपको ज्योमेट्री, इसके अंदर आपका जो पहला दे रखा है वो है ट्राइंगल्स चैप्टर, आपको तो पता ही होगा ट्राइंगल्स चैप्टर। ठीक है, तो ट्राइंगल चैप्टर के अंदर अब क्या है देख लो, यहाँ पर आपको इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं। ठीक है, वो तो आपने पढ़ ही रखा होगा, 7th 8th में पढ़ तो रखा है आपने। ठीक है, ये तो पता है। और बाकी आपको एक इसमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि बीपीटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, बीपीटी कैसे प्रूव करते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रूव करते हैं। इसका स्टेटमेंट देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा सा पेपर अगर आसान बन के आ गया ना, तो ये बीपीटी का आपको डायरेक्ट पूछ देगा, बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज पूछ देगा 3 नंबर में। लिख लो, बेसिक्स वाले हो तो आपके तो आएगा ही आएगा, आपके तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर थोड़ा सा आपका आसान आ गया पेपर तो ये डायरेक्ट पूछ देगा आपका 3 नंबर में। ठीक है, ना 2 में ना 5 में ना 4 में, सीधा 3 में पूछेगा। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत मत करना। ठीक है, इस चैप्टर से बाकी अगर बीपीटी अगर पता है तो सब कुछ कर दोगे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बीपीटी का ही पूरा काम है भाई, बीपीटी। और आपको सिमिलैरिटी प्रूफ करना आता है या फिर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्लीज सीख लेना। बाकी सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करना देख लेना एक बार कैसे होता है।
तो ये देख लो, ये भी क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल ही आपको एक वीडियो में दिखाया था, कल ही 10th वाली जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी उसमें आपने देखा ही होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, आपके सैंपल पेपर में बिल्कुल डिट्टो यही क्वेश्चन आया था, ठीक है, यही क्वेश्चन आया था, और इसी के ऊपर आपका थ्योरम भी है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको थ्योरम्स पढ़ के जानी पड़ेगी इस चैप्टर से भाई, 2 या 3 थ्योरम ही है, वही 2-3 आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11, तो कंस्ट्रक्शन दे रखा है, ये तो आपके सिलेबस से ही डिलीटेड है, तो इसको क्या ही मैं बताऊं आपको, ठीक है। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ देख लो अपना यूनिट 5 जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स आता है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लो भाई। 3 फॉर्मूले पता ही है आपको, मीन, ठीक है, मीडियन, ठीक है, और आपको पता है मोड है, ठीक है। तो आपको ये तो 3 फॉर्मूले पता ही है कि मीन, मीडियन और मोड है, और इन्हीं के ऊपर आपके क्वेश्चन बनकर आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसके ऊपर से मेरे को आपको क्वेश्चन बताने थे 1-2, जैसे कि आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आपको पूछ देगा, ठीक है। मैं ये आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का आपका क्वेश्चन क्या पूछ देगा, ठीक है। प्लीज उसके ऊपर एक क्वेश्चन प्लीज 5 नंबर का नेट से या फिर इसी पीडीएफ में आपका है, दे रखा है, इसी पीडीएफ को डाउनलोड करके इसी में से आप एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। 5 नंबर का ही आएगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आप बेसिक्स वाले बच्चे हो तो आपका तो 5 में आएगा ही आएगा ये, अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आपका ये 3 में आ सकता है, ठीक है, 3 में आपका आएगा, लेकिन मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला ही आएगा। ज्यादातर ऐसे चांसेस है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी का 90% में कहूंगा चांस है, वरना वो आएगा, और वरना आपको डायरेक्ट दे देगा टेबल, उसमें से बोलेगा मीन और इसका मोड बताओ, ठीक है। 2 चीज तो पूछेगा, अगर 3 नंबर में भी देगा तब भी 2 चीज पूछेगा, और 5 में देगा तब भी 2 या 3 चीज तो पूछ ही देगा। तो ये आपका है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो इस चैप्टर से और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, देखो यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यही आपको कुछ इसी टाइप की मिसिंग फ्रीक्वेंसी आएगी, और इसके अंदर वो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, तो पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख लेना, और कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। बाकी देख लो यहाँ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी भाई एक फॉर्मूला लगता है इसके अंदर, बस पीई का फॉर्मूला लगता है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है, यही आपको बस लगाना है हर एक में फॉर्मूला। और इसमें जो 3 टॉपिक है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहला आपका कार्ड्स वाला, ठीक है, पहला क्या कार्ड्स वाला, नोट डाउन करते जाओ, पहला कार्ड्स वाला, दूसरा बॉल्स वाला, ठीक है, बॉल्स वाला, और तीसरा आपका डाइस वाला, ठीक है, डाइस वाला। और आपका एक और मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आपका एक आ जाता है इस चैप्टर से कोई से रैंडम कुछ चीजें वाला, जैसे इसमें आपको ट्यूबलाइट दे देगा, ठीक है, ट्यूबलाइट दे देगा, या फिर आपको कुछ ऐसे सामान दे देगा, या फिर आपको कोई टॉय दे देगा, ठीक है, आपको बोलेगा एक बॉक्स में 90 टॉय हैं, उसके अंदर से ऑड टॉयज कितने आने की संभावना है, मतलब इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ देगा बना के, ठीक है। तो बाकी जो 3 आपके थे वो थे क्या, कार्ड्स वाले, बॉल्स वाले और डाइस वाले, ठीक है। और अगर मैं बताऊं एक और आ सकता है, वो कॉइन्स वाला है, ठीक है। कॉइन्स वाला मेरे को ज्यादा नहीं लगता है चांस है कि कॉइन्स वाला आएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है, सीबीएसई से नहीं देता है। हाँ, यहां से आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये वाला फॉर्मूला भाई, पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1। इस पे एमसीक्यू 100 नहीं 1000% आएगा भाई, 1000 नहीं भाई 1,00,000% आएगा भाई, 1,00,000% आएगा, एमसीक्यू आएगा। अगर आप बेसिक्स वाले हो तो आपका तो आएगा ही भाई, अभी लिख लो, मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, यही आएगा भाई, ऐसे इन्हीं में से बनकर आएगा, ठीक है। तो ये सब प्लीज पढ़ लेना गाइस, जितना चीजें बता रहा हूँ तो वो वैसा बन के आएगा। बाकी इसके अंदर इस पीडीएफ के अंदर सब कुछ दे रखा है, देखो कार्ड्स वाला आपको पूरा दे रखा है, पूरा देखो कार्ड्स बना के भी दे रखा है। तो पीडीएफ की लिंक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, वहां से देख लेना, थोड़ा सा डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा डाउनलोड कर लेना। बाकी आप बाद में फिर मेरे को ही बोलते हो भैया लिंक नहीं है, लिंक नहीं है, लिंक भेजो या फिर पीडीएफ भेजो हमें, ये वो, तो ऐसा नहीं है, मैंने भेज रखा होता है, बस आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत होती है। यहाँ देख लो चैप्टर नंबर 8 देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके पूरे मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर जो आपको लगता है। अब उसके अंदर से भैया क्या इंपॉर्टेंट है वो बताओ। अच्छा, अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको टेबल पता होना चाहिए कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री उसके टेबल्स क्या होते हैं, मतलब कैसे आपका थीटा के क्या क्या वैल्यूज होते हैं। देखो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, देखो यहाँ टेबल दे रखा है। पहले तो आपको टेबल पता होना चाहिए, टेबल नहीं पता तो समझ लो कुछ नहीं कर पाओगे आप, टेबल पता होना चाहिए। दूसरी बात, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि साइन थीटा आपका पी अपॉन एच होता है, ये आपका एच अपॉन बी होता है कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको ये 2 चीज पता है तो बेसिक्स जो आपका आएगा ना क्वेश्चन, जैसे प्रूफ वाला छोटा सा आपको दे देगा तो वो आप कर लोगे। और अगर आप स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, ठीक है, आपको अच्छे मार्क्स और चाहिए, तो आपको एक और चीज, आपको आइडेंटिटीज भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटीज बोले तो जैसे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आइडेंटिटीज तो मैं इधर शायद दे नहीं रखा है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है। तो वैसे ही कॉस एक्स
कोसेक प्लस आपका कॉट होता है इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटीज, ठीक है, तभी आप इस पूरे चैप्टर सब कुछ कर दोगे। बाकी इस चैप्टर से अगर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो एक क्वेश्चन नंबर 5 सजेस्ट करूंगा, ये आपके आ सकता है। अगर आप बेसिक्स वाले हो तो आपका ये आएगा, और अगर आप स्टैंडर्ड वाले हो तो आप गारंटेड ले लो, गारंटेड आइए मेरे से लिखवा लो भाई, 1000% है ये वाला क्वेश्चन आपका बन के आएगा। तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना, चाहे आप बेसिक्स वाले हो चाहे आप स्टैंडर्ड वाले हो, तो ये क्वेश्चन कर लेना। बाकी बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो इस चैप्टर से भाई एक आप पता कर लेना, एक आइडेंटिटी, वो है टेन थीटा की, ठीक है। टेन थीटा की आपको आइडेंटिटी सारी पता होनी चाहिए कि टेन 0 डिग्री कितना होता है, ठीक है, 10 30 कितना होता है, ठीक है, 10 45 कितना होता है, 10 50 कितना होता है, सॉरी 50 तो होता भी नहीं है, ठीक है, 10 60 कितना होता है, ठीक है। अगर आपको ये सब पता है ना, 10 की वैल्यू पता होनी चाहिए इस चैप्टर में। इस चैप्टर में 10 की वैल्यू ही लगेगी हर जगह। ऐसे आपके 95% केसेस होंगे जिधर आपके 10 की ही वैल्यू लगेगी, ठीक है, 10 की ही वैल्यू लगेगी। तो इसमें कुछ नहीं आपको पता है, बस 10 की वैल्यू आपको पता नहीं चाहिए क्या होती है, और इसमें आपको एंगल ऑफ एलिवेशन किसे कहते हैं और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हो तो वो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, और अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो आपका वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर से अगर आपको क्वेश्चन सजेस्ट करूं तो यहीं पर दे रखा है, देखो ये देखो क्वेश्चन दे रखा है यहीं पर ही, ये आपका इसी डायग्राम का वो क्वेश्चन बनकर आएगा, ठीक है, इसी डायग्राम का क्वेश्चन बनकर आएगा। इस चैप्टर के अंदर भी दे रखा है, पीडीएफ के अंदर भी दे रखा है। बाकी अगर आपने इस चैप्टर से अगर एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर रखे हैं तो समझ लो आपका हो गया कवर, आपका ये इस चैप्टर से पूरा कवर हो गया, क्योंकि इस चैप्टर से एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आता है मेरे हिसाब से कुछ, क्योंकि मैंने सारे एनालाइज कर रखे पेपर्स, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आया। बाकी यहाँ देख लो अगला चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। इस चैप्टर के अंदर आपको बस फॉर्मूले का इधर खेल है इस चैप्टर में। अगर आपको फॉर्मूले पता है कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, या क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, माइनर सेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता है ना तो आप तो भाई खत्म खत्म है पूरा चैप्टर, बिल्कुल ही समाप्त है ये चैप्टर। फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बता सकता, लेकिन आपको अगर फॉर्मूले पता है ना तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर ही लोगे, ठीक है, कर ही दोगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। इस चैप्टर से 5 नंबर का एक अभी लिख लो, अभी लिख लो भाई, 5 नंबर का अभी लिख लो, ठीक है, 5 नंबर का अभी लिख लो, आपके आएगा, चाहे आप बेसिक्स वाले हो चाहे आप स्टैंडर्ड वाले हो, इस चैप्टर से आपका 5 नंबर का आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल मैंने बोल दिया है, और ये आएगा क्योंकि आपके हर साल रिपीट हुआ है, इस बार भी आपके आएगा, शर्त लगा लो। प्री बोर्ड में आया था, मिड टर्म में आया था, सैंपल पेपर में था, प्रीवियस ईयर पेपर में भी था, भाई हर जगह आए। इस चैप्टर से 5 नंबर का एक आपका बनकर ही आएगा, कह दिया है, और आएगा ही आएगा। और कौन सा आएगा आपको दे देगा, एक सिलेंड्रिकल टेंट है जिसके ऊपर एक कोनिकल एक चीज रखी हुई है, आपको पूरे का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, या फिर पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालो, इस तरीके से आपको पूछ देगा। बाकी आएगा इसी चैप्टर से, ठीक है। तो यहाँ देखो नीचे आपको सिलेबस सेशन 2020 और 21 का यहाँ पर दे भी रखा है, आपको देखो सब कुछ शॉर्ट समरी आपको दे रखी है कि क्यों कौन कौन से क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ मैंने आपको यही प्रोवाइड करा कि इस पीडीएफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें थी, बेशक 2-3 साल पुरानी है, लेकिन आपके भाई सिलेबस सही है, ठीक है, आपके सिलेबस सही है, तो दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो गाइज यही थी आपकी इस वीडियो में। बाकी मैंने वीवीआई आपको बता दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए जो जो आपके आएंगे। और अगर आपको अभी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो भाई मैथ्स में फोड़ के आना है, डंका बजा के आना है, ठीक है। तो प्लीज़ देख लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है इस पूरे पीडीएफ की, देख लेना, इसमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, डाउनलोड करके देख लेना। बाय गाइस, अभी के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।